साउथ अफ्रीकन एयरवेज की फ्लाइट 295 ताइवान से मॉरिशस की ओर आगे बढ़ रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान ने ऊंचाई पकड़ ली थी और यात्रियों को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक एक अज्ञात खतरे ने दस्तक दी। कॉकपिट में चेतावनी की आवाज गूंजने लगी और पता चला कि विमान के कार्गो डेक में अचानक आग लग गई थी, जिससे पूरी फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। पायलट और क्रू ने आग को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी। केबिन में धुआं भरने से यात्री घबराने लगे और स्थिति मिनट दर मिनट और खराब होती जा रही थी। क्या पायलट इस विनाशकारी आग से विमान को बचा पाएंगे या यह उड़ान एक त्रासदी का रूप ले लेगी? आइए एक ऐसे हादसे की कहानी जानते हैं जो आज भी रहस्य बना हुआ है। यह साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295 की कहानी है। 27 नवंबर 1987 को 140 यात्री और 19 चालक दल के सदस्य ताइवान के ताइपे शहर में साउथ अफ्रीकन एयरवेज के बोइंग 747 विमान में सवार होते हैं। इस विमान को ताइपे से मॉरिशियस होते हुए साउथ अफ्रीका में मौजूद जोहान्सबर्ग पहुंचना था। यह एक लंबी फ्लाइट थी जिसे मॉरिशस तक पहुंचने में ही 10 घंटे का समय लगने वाला था। कहानी ताइपे से शुरू होती है, जहां यात्री विमान में सवार होते हैं और सामान को लोड किया जाता है। इस फ्लाइट में बोइंग 747 विमान का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे कॉम्बी कहा जाता था, क्योंकि इसमें एक ही डेक पर यात्रियों और कार्गो दोनों को ले जाया जा सकता था। विमान के अगले 2/3 हिस्से में यात्री बैठे थे, जबकि पिछले हिस्से का उपयोग कार्गो के लिए किया जा रहा था। इस विमान में जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और यूरोप के नागरिक सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे। फ्लाइट 295 की कमान कैप्टन डेविड आइस के हाथों में थी, जो 49 वर्ष के थे और पूर्व वायुसेना पायलट रह चुके थे। उनके पास लगभग 14,000 घंटों का उड़ान अनुभव था। डेविड के साथ फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी 37 साल के डेविड हैमिल्टन के कंधों पर थी। उनके पास भी 7,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था, जिसमें से 4,000 घंटे का अनुभव 747 विमान उड़ाने का था। इन दोनों पायलटों के पीछे बैठे थे फ्लाइट इंजीनियर ग्यूसेप बेलागार्डा, जो 45 साल के थे और 747 पर हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव रखते थे। अब क्योंकि यह एक बहुत ही लंबी उड़ान होने वाली थी, इसीलिए इसमें रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 37 साल के जियोफ्री बेकल और रिलीफ फर्स्ट इंजीनियर के तौर पर 34 साल के एलन डेनियल मौजूद थे। ये दोनों पायलट समुद्र के ऊपर लंबी यात्रा के दौरान कॉकपिट की कमान संभालने का काम करेंगे, ताकि मुख्य पायलट कुछ समय के लिए आराम कर सके। यात्री अपनी लंबी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन असल में कुछ बहुत गंभीर हो चुका था। घटनाओं की एक कड़ी शुरू हो चुकी थी, जिसका नतीजा आगे चलकर सभी को हैरान करने वाला था। रात के लगभग 9:45 बजे साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295 140 यात्रियों के साथ ताइपे हवाई अड्डे से टेक ऑफ करती है। कुछ समय बाद कैप्टन ने विमान को दक्षिण की ओर मोड़ा और मॉरिशियस की ओर लंबी यात्रा शुरू की। उड़ान भरने के लगभग आधे घंटे बाद विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच गया और दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ने लगा। पायलट लगातार हांगकांग, बैंकॉक और कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को अपनी स्थिति की रिपोर्ट दे रहे थे। टेक ऑफ के करीब 90 मिनट बाद पायलटों ने जोहान्सबर्ग में स्थित जर नामक एक रेडियो स्टेशन से संपर्क किया। इस रेडियो स्टेशन का प्रमुख लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि एयरलाइन अपने विमानों का सही पता लगा सके और किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। साउथ अफ्रीकन एयरवेज उस समय उन कुछ एयरलाइनों में से एक थी जिनके पास इस तरह की सुविधा थी। इस समय पायलटों के बीच सामान्य बातचीत हो रही थी, यात्रियों को भोजन परोसा जा रहा था और कई यात्री लंबी यात्रा के लिए सोने की कोशिश कर रहे थे। इस समय कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो से पता चलता है कि डिनर करने के दौरान ही पायलटों को पहली बार प्लेन में कोई गड़बड़ी महसूस होती है, और यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि प्लेन में आग लगने का संकेत था, जिसके बारे में सबसे पहले फ्लाइट इंजीनियर को पता चलता है और वे पायलटों को बताते हैं कि प्लेन के कार्गो में आग लग गई है, जो यात्रियों के ठीक पीछे स्थित है।
इस स्थिति का मतलब था कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आग पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जिससे जीवित बचने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। जैसे ही घटनाओं का क्रम तेजी से बदलता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हमें पता चलता है कि पायलटों की हल्की फुल्की बातचीत अचानक एक गंभीर परेशानी में बदल जाती है। पायलट जो पहले मजाक कर रहे थे, अब एक खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे थे। विमान के अंदर आग की स्थिति ने पायलटों को भारी दबाव में डाल दिया। फ्लाइट इंजीनियर ने देखा कि सर्किट ब्रेकर लगातार ट्रिप हो रहे थे, जो एक गंभीर संकेत था कि आग बिजली के तारों के माध्यम से फैल रही थी। जैसे जैसे आग फैलती गई, सर्किट ब्रेकर ट्रिप होते गए और अंततः आग ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जुड़ी तारों को भी जला दिया। इसका मतलब था कि पायलट और चालक दल की आखिरी संचार रिकॉर्डिंग भी खत्म हो गई। इस आपातकालीन स्थिति में कैप्टन ने मॉरिशस के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया और पूरी तरह से आपातकाल की घोषणा की। यह बातचीत मॉरिशस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की रिकॉर्डिंग से मिली है, जो इस भयानक स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। Mauritius, Springbok 295. Springbok 295, Mauritius, good morning, go ahead. Good morning, we have a smoke problem and we're doing emergency descent to level 140. You wish to descend to level 140? Yeah, we have already commenced due to a smoke problem in the airplane. Roger, you are clear to descend, you need to level 140. Roger, we will appreciate if you can alert the fire Do you request a full emergency? Okay, it's okay, you will. Springbok 295, please. Sorry, go ahead. Do you request a full emergency, please, a full emergency? That's Charlie. Roger, I declare a full emergency, Roger. Thank you. पायलट की बात सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तुरंत ही फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। यह ऑडियो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विमान ने आग लगने के बाद भी मॉरिशस तक का सफर तय किया था। अब पायलट मॉरिशस से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पर थे और तेजी से 14,000 फीट की ऊंचाई पर उतर रहे थे। प्लेन के कैप्टन और उनके बाकी साथियों को अच्छे से मालूम था कि उन्हें जल्द से जल्द किसी करीबी लोकेशन पर लैंड करना होगा, क्योंकि आमतौर पर एक बार आग लगने के बाद पायलटों के पास अपने विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए 20 मिनट से भी कम का समय होता है, इससे पहले कि विमान आग की लपटों में पूरी तरह घिर जाए। इसीलिए यह संभावना अधिक है कि आग मॉरिशस के करीब लगी थी, क्योंकि पायलटों ने यहीं उतरने का प्रयास किया था। इस वीडियो की शुरुआत में जिस रेडियो स्टेशन का हमने जिक्र किया था, वह एक 24 घंटे ऑपरेट होने वाला रेडियो स्टेशन है, जिसे साउथ अफ्रीकन एयरवेज संचालित करती है। इस स्टेशन पर पायलट और एयरलाइन की सभी फ्लाइट्स के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन 27 नवंबर 1987 को, यानी कि जिस दिन फ्लाइट 295 के साथ यह हादसा हुआ, उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग अचानक गायब हो गई थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस दिन से एक दिन पहले और एक दिन बाद की सारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध थी, लेकिन सिर्फ उसी दिन की रिकॉर्डिंग गायब थी। इससे यह शक गहराता है कि हो सकता है पायलट ने झर में बैठे कंट्रोलर से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कहा हो जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। शायद यही वजह रही होगी कि इस बातचीत की रिकॉर्डिंग को जानबूझकर मिटा दिया गया, ताकि उस अहम जानकारी को दुनिया से छुपाया जा सके। लेकिन क्यों? इसका सटीक जवाब तो आज तक किसी को नहीं मिल पाया है, लेकिन इसके पीछे की वजह साउथ अफ्रीका की सरकार को माना जाता है। अब ऐसा क्यों है, चलिए आपको समझाते हैं। असल में 1987 में साउथ अफ्रीका अपने पड़ोसी देश अंगोला के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ था। इस युद्ध को लड़ने के लिए उसे बड़े पैमाने पर हथियारों और उपकरणों की आवश्यकता थी, लेकिन एक बड़ी समस्या यह थी कि उस समय दक्षिण अफ्रीका पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके कारण से दक्षिण अफ्रीका के सेना के लिए आवश्यक हथियार और उपकरण प्राप्त करना बेहद कठिन हो गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए साउथ अफ्रीकी सरकार ने एक अनोखा और खतरनाक रास्ता अपनाया। उन्होंने अवैध रूप से हथियारों की डील करने वाले एजेंटों के साथ अनुबंध कर लिया और साउथ अफ्रीकन एयरवेज की पैसेंजर फ्लाइट्स का इस्तेमाल हथियारों को तस्करी करने के लिए किया। इन फ्लाइट्स में यात्रियों के सामान के साथ हथियार भी छुपाकर भेजे जाते थे। यात्रियों को इस बात की भनक भी नहीं होती थी कि जिस विमान से वे सफर कर रहे हैं उसमें खतरनाक हथियार भी लदे हुए हैं। ये हथियार मिसाइल, गन और अत्यधिक ज्वलनशील रसायन जैसे खतरनाक उपकरण होते थे। इससे अंदेशा लगाया जाता है कि फ्लाइट 295 में लगी आग भी इन्हीं हथियारों के कारण हुई होगी जो विमान में लदे हुए थे। इस तरह सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यात्रियों की जान
जोखिम में डाल रही थी। यह काम अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन था। अगर यह साबित हो जाता कि यात्री विमानों में अवैध रूप से हथियारों की तस्करी हो रही थी तो इससे साउथ अफ्रीकन एयरवेज पर प्रतिबंध लग सकता था और देश की सरकार को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। अब वापस स्टोरी पर आए तो कॉकपिट में बैठे पायलट इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अलार्म सुनाई देता है। इस अलार्म का मतलब था कि आग से निकलने वाला धुआं अब पैसेंजर कंपार्टमेंट में एंटर कर चुका है और आग ने अब बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। पायलट तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आग बुझाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। कैप्टन को यह भली भांति अंदाजा होता है कि यह आग किसी ऐसे हथियार या सामग्री के कारण लगी हो सकती है जिसे कानूनी रूप से विमान पर नहीं होना चाहिए था। इस परिस्थिति में पायलटों के पास सीमित विकल्प होते हैं। कैप्टन को यह स्पष्ट रूप से पता था कि यदि वह एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी की घोषणा करते हैं और विमान को किसी पास के हवाई अड्डे पर ले जाने का प्रयास करते हैं तो विमान का निरीक्षण किया जाएगा और इस निरीक्षण के दौरान यदि अवैध हथियार या अन्य संदिग्ध सामग्री पाए जाते हैं तो इससे न केवल एयरलाइन की छवि खराब होगी बल्कि साउथ अफ्रीकन एयरवेज पर प्रतिबंध भी लग सकता है। इसके अलावा कैप्टन को खुद अपनी नौकरी गंवाने का खतरा था। जैसे जैसे पायलट चेकलिस्ट का पालन करते हुए आग बुझाने की कोशिश करते हैं, कैप्टन के सामने एक कठिन निर्णय होता है। क्या वह मॉरिशस तक की उड़ान जारी रखे या तुरंत कहीं इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करे? ऐसे में उन्होंने जोहान्सबर्ग में जर रेडियो स्टेशन से संपर्क किया और मार्गदर्शन मांगा। रेडियो ऑपरेटर ने एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श किया, जिन्होंने कैप्टन को आदेश दिया कि वह आग बुझाकर मॉरिशस की ओर अपनी यात्रा जारी रखे। परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि पायलटों ने पहले आग पर काबू पा लिया और मॉरिशस की ओर बढ़ गए, लेकिन कुछ घंटों बाद आग फिर से भड़क गई, जिससे यह भयानक हादसा हुआ। अब सवाल यह उठता है कि कैप्टन ने अपनी और यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की या उनकी प्राथमिकता अपनी नौकरी और एयरलाइन की प्रतिष्ठा बचाने की थी? क्या उन्होंने सच में 100 से अधिक लोगों की जिंदगी खतरे में डालकर अपनी एयरलाइन और करियर को बचाने का प्रयास किया? दुर्भाग्य से लापता रेडियो स्टेशन टेप के बिना हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। रेडियो ऑपरेटर जो उस रात ड्यूटी पर था ने दावा किया कि ताइपे से उड़ान भरने और नियमित संचार करने के बाद विमान से संपर्क टूट गया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी लंबी अवधि तक किसी विमान का संपर्क से बाहर रहना असामान्य है, खासकर एक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर। इसीलिए लापता टेप की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अगर वह टेप उपलब्ध होता तो यह पुष्टि हो सकती थी कि पायलटों को आग बुझाने और मॉरिशस की ओर उड़ान जारी रखने का सरकार द्वारा आदेश दिया गया था या नहीं। इस समय स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। जैसे ही विमान मॉरिशस के करीब पहुंचा, कार्गो डिब्बे में आग तेजी से फैलने लगी, जिससे यात्रियों के ठीक पीछे वाले हिस्से में धुआं और गर्मी फैलने लगी। पायलटों ने विमान को तेजी से नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण हो गई थी कि विमान के सामने का दाहिना पैलेट आग की लपट्टों में घिर गया। यात्रियों ने गर्मी और धुएं से बचने के लिए विमान के सामने की ओर दौड़ लगाई, जबकि उनके पीछे आग का विकराल रूप और घना धुआं फैलता रहा। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कार्गो डिब्बे में पहुंचने पर उसने पाया कि आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाना असंभव हो गया था। पायलटों ने जहरीले धुएं के फैलाव को रोकने की कोशिश में विमान का रिसर्कुलेशन सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि यह उपाय कारगर नहीं हुआ। जहरीला धुआं तेजी से पूरे विमान में फैल गया और कई यात्रियों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटने के कारण हो गई। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि विमान की छत में लगे तार जलने लगे, जिससे पायलटों के महत्वपूर्ण उपकरण एक एक करके निष्क्रिय होते चले गए। पायलटों की आंखें और कान, जो उनके विमान को नियंत्रित करने का एकमात्र जरिया थे, धीरे धीरे फेल हो रहे थे। वे मॉरिशस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क में बने रहने की कोशिश कर रहे थे।
वे अभी भी हवाई अड्डे से 241 किलोमीटर दूर थे और समय तेजी से समाप्त हो रहा था। केबिन और कॉकपिट में धुआं इतना भर चुका था कि पायलटों के पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। हालांकि उन्हें पता था कि यह कदम बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई और तेज रफ्तार पर दरवाजा खोलने से विस्फोटक डिकम्प्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती थी, जिसके वजह से केबिन के अंदर और बाहर के हवा के दबाव में अचानक बड़ा अंतर आ जाता, जिससे केबिन की सारी हवा तेजी से बाहर खिंच जाती। इस स्थिति में विमान में मौजूद लोग और सामान भी बाहर फेंके जा सकते थे। इतना ही नहीं, हवा के दबाव में बदलाव से ऑक्सीजन की कमी हो जाती, जिससे पायलट और यात्रियों के बेहोश होने या जान पर भी खतरा मंडराने लगता। लेकिन फिर भी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने सामने वाले केबिन के दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोला, जिससे विमान के अंदर का धुआं बाहर की ओर जाने लगा। लेकिन आग की भीषणता में कोई कमी नहीं आई। आग अभी भी विमान की महत्वपूर्ण प्रणालियों को नष्ट करती जा रही थी और विमान के अंदर का शोर जबरदस्त हो गया था। इस भयानक स्थिति में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए समय समाप्त हो चुका था। जैसे जैसे विमान आग की चपेट में आता गया, स्थिति और गंभीर होती गई। तेज हवाएं विमान के अंदरूनी हिस्से में घुसने लगीं, जिससे पायलटों को एक दूसरे से बात करने के लिए भी चिल्लाना पड़ रहा था। उपकरणों की विफलता ने हालात और खराब कर दिए, जिससे पायलटों को यह समझ पाना मुश्किल हो गया कि क्या हो रहा है। पायलट जितनी देर तक संभव था लड़ते रहे, लेकिन यह एक हारी हुई लड़ाई थी। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से समय और परिस्थिति उनके खिलाफ थी। स्थानीय समयानुसार रात के 12:04 पर विमान हवाई अड्डे से 160 किलोमीटर दूर हवा में 3 हिस्सों में टूटकर समुद्र में गिर गया, जिसकी गहराई लगभग 14,000 फीट थी। इस दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा। इस त्रासदी के बाद जब जांचकर्ताओं ने मलबे का अध्ययन शुरू किया तो उन्हें कई सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन आग के कारण का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया। विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आग का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था, जो बताता है कि जहाज पर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ मौजूद रहे होंगे। जब मलबे से ठोस प्रमाण नहीं मिले तो जांचकर्ताओं ने कार्गो मैनिफेस्ट की जांच की। कार्गो मैनिफेस्ट एक दस्तावेज होता है जिसमें किसी विमान या जहाज में ले जाए जा रहे माल और सामान की पूरी सूची होती है। इस जांच के दौरान यह सामने आया कि विमान में कंप्यूटर के हिस्से और लिथियम बैटरियां मौजूद थीं, जो ज्वलनशील होती हैं। हालांकि कुछ जांचकर्ताओं का मानना था कि ये बैटरी इतनी बड़ी आग का कारण नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनका आकार और स्वभाव इसे संभव नहीं बनाता था। यह भी उल्लेखनीय है कि साउथ अफ्रीकन एयरवेज पहले भी खतरनाक सामानों को मैनिफेस्ट पर दर्ज किए बिना तस्करी कर चुकी थी, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपकी रुचि को देखते हुए अब चलिए एक और अनकही कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो पर क्लिक करें जहां हम एशियाना 214 की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जिसने विमानन की सुरक्षा को नया दृष्टिकोण दिया।